आज के सेक्शन में हम ये जानेंगे कि मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। पहले हम इसके बारे में ये जान लें कि ये कितनी हैं। कुल ये 10 हैं, जिसमें नंबर 1 हाइपोथैलेमस, नंबर 2 पीयूष ग्रंथि, नंबर 3 थायराइड ग्रंथि, नंबर 4 पैराथायराइड ग्रंथि, नंबर 5 थाइमस ग्रंथि, नंबर 6 पीनियल काय, नंबर 7 अग्नाशय ग्रंथि, नंबर 8 अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, नंबर 9 वृषण और नंबर 10 अंडाशय हैं। अब इसके बारे में हम एलिमेंट्री नॉलेज ही लेंगे, डीपली ना जाते हुए हम पहले इन सबको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो किस तरीके से सिचुएटेड रहती हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इसमें टॉपिक हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को जानने का प्रयास करते हैं। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है जो डायनसेफेलॉन की गुहा डायोसील या तृतीय निलय के फर्श का निर्माण करता है। इसमें धूसर द्रव यानी ग्रे मैटर के अनेक क्षेत्र होते हैं जिनको हाइपोथैलेमिक केंद्रक कहते हैं। ये क्षेत्र विशेष मोचक हार्मोनों का संश्लेषण करते हैं। ये हार्मोन इस ग्रंथि से निकलकर पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली की विभिन्न हार्मोन स्रावित करने हेतु उद्दीपित करते हैं। पीयूष ग्रंथि एक वृंत सदृश इनफंडिबुलम द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। इन वाहिकाओं द्वारा नियमनकारी हार्मोन प्रवाहित होते हैं। हाइपोथैलेमस द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोनों का स्रावण होता है। इस कारण हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण द्वारा हाइपोथैलेमस शरीर की अधिकांश क्रियाओं का नियमन करता है। हमारी दूसरी ग्रंथि आती है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्रंथि मटर के दाने के आकार की गुलाबी रंग की ग्रंथि है जो एक वृंत यानी इनफंडिबुलम द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहती है। पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फिनोइड अस्थि के एक छिछले गर्त सेला टार्सिका में स्थित होती है। मानव में इसका व्यास लगभग 1.3 सेंटीमीटर और इसका वेट जो है वो 0.5 ग्राम होता है। स्त्रियों में यह अपेक्षाकृत बड़े आकार की होती है। पीयूष ग्रंथि का उद्गम भ्रूण की एक्टोडर्म द्वारा होता है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में जाना। अब पीयूष ग्रंथि को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसका अग्रपाली जिसे कहते हैं एडेनो हाइपोफाइसिस और पश्चपाली जिसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इनसे कई सारे हार्मोन्स जो हैं वो स्रावित होते हैं। अब हम आते हैं अपनी तीसरी ग्रंथि पर, थायराइड ग्रंथि या फिर जिसको हम अव-2 ग्रंथि भी कहते हैं। इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं। थायराइड ग्रंथि ग्रीवा क्षेत्र में श्वास नली के अधर व पार्श्व भाग में श्वास नली से जुड़ी रहती है। इसकी संरचना, ये ग्रंथि द्विपालित यानी एच आकार की प्रतीत होती है। इसका रंग गुलाबी होता है। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसकी दोनों पालियां एक संयोजक सेतु द्वारा जुड़ी रहती हैं। वयस्क मनुष्यों में ग्रंथि लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसका भार औसतन 25 ग्राम होता है और पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में कुछ बड़ी होती है। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे में आते आते ये छोटी हो जाती है। ये ग्रंथि अनेक छोटी छोटी गोलाकार पुटकों की बनी होती हैं और इन पुटकों की गुहा में पीला जेली सदृश व पारदर्शी कोलाइडी पदार्थ भरा रहता है। इस आयोडीन युक्त कोलाइडी ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ को आयोडोथायरो ग्लोबुलिन कहते हैं। प्रत्येक पुटक की भित्ति एक स्तरीय घनाकार ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी होती है। पुटकों के बीच बीच में संयोजी ऊतक से निर्मित स्ट्रोमा पाया जाता है। स्ट्रोमा में कुछ स्थानों पर पैरापुटकीय या सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनसे भी कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसमें कि खास हम देख ले रहे हैं थायरॉक्सिन,
या टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। नंबर 2 ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसे T3 कहते हैं। नंबर 3 कैल्सीटोनिन। ये कुछ खास इसके हार्मोन्स हैं जो स्रावित होती हैं। थायरोक्सिन के कई कार्य हैं, जैसे कि यह ऑक्सीकारक उपापचय को बढ़ाकर कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन की दर यानी जीवन की रफ्तार को बढ़ाता है। नंबर 2 यह हार्मोन आंत्र द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण, ऑक्सीजन की खपत, आधात्री उपापचय दर में वृद्धि करता है, हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। यह एंजाइम प्रोटीन के संश्लेषण, ग्लूकोजिनोसिस, शरीर ताप तथा तंत्रिकाओं के कार्य को भी बढ़ाता है। इसकी मेढक के टैडपोल यानी लार्वा को वयस्क में कायांतरित करते समय भी इसकी बड़ी भूमिका है। तंत्रिका स्रावी रसायन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की क्रियाविधि को भी बढ़ाता है। अब हम आते हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि पर। मानव में ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक पिंड के पृष्ठभाग में धंसी रहती है। थायराइड के प्रत्येक पिंड में दो पैराथायरॉयड ग्रंथियाँ होती हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि द्वारा पैराथार्मोन का स्रावण किया जाता है, जिसे कॉलिब का हार्मोन भी कहते हैं। पैराथार्मोन का क्या कार्य है? इस हार्मोन का फॉस्फेट के उत्सर्जन में वृद्धि, वृक्क तथा आंत्र द्वारा क्रमशः कैल्शियम के पुनः अवशोषण में वृद्धि की जाती है। ये रक्त में कैल्शियम व फॉस्फेट आयंस का नियमन करता है। ये पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग, रक्त के थक्के के निर्माण में सहायता करता है। यह विटामिन डी का निर्माण कर अस्थि निर्माण में भी सहायता करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपनी ग्रंथि पर, पीनियल काय यानी पीनियल बॉडी पर। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठभाग की सतह के बीच थैलेमस से निकले एक खोखले वृत्त पर स्थित होती है। यह पाया मैटर की पतली झिल्ली से ढकी हुई सफ़ेद तथा चपटी सी छोटी सी ग्रंथि होती है। इसका विकास भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। यह वज़न में लगभग 150 मिलीग्राम की होती है। इस ग्रंथि द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। तेज प्रकाश में इसका स्रावण कम हो जाता है तथा मंद प्रकाश या अंधकार में इस हार्मोन का स्रावण अधिक होता है। ये ग्रंथि लैंगिक जैविकी घड़ी की भांति कार्य करती है। मानव में अंधे बच्चों में यौवनावस्था समय से पूर्व आ जाती है तथा तीव्र सूर्य प्रकाश के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में भी यौवनावस्था शीघ्र आ जाती है। यह मेलेटोनिन के कम स्राव होने के कारण होता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। नंबर 1 पिनिलोसाइट्स और नंबर 2 न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। अब हम अपनी नेक्स्ट ग्रंथि पर बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि यानी पैंक्रियाज। इसकी संरचना कैसी है? ये एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो भोजन के पाचन के लिए अग्नाशय रस का स्रावण करती है। ये ग्रंथि आमाशय के पीछे स्थित यू आकार की ग्रहणी के मध्य स्थित होती है। ये हल्के पीले अथवा गुलाबी रंग की चपटी अनियमित आकार की मिश्रित ग्रंथि है जो मनुष्य में 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका भार 85 किलोग्राम होता है। इस ग्रंथि की पालियों के बीच बीच में उपस्थित संयोजी ऊतक में अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इनको हम लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं। अब हम आते हैं इसके कार्य पर। इसके कार्य क्या हैं? ग्लूकेगोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टिन इनका स्रावण करना। ये हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं और ये कई चीज़ों पर नियंत्रण रखते हैं। इससे संबंधित बीमारियां जो हैं वो है मधुमेह, बहुमूत्रता, पॉलीडिप्सिया, कीटोसिस। इनसे ये बीमारियां हो जाती हैं। इंसुलिन, अब इससे में हमने पढ़ा कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण इसी से ही होता है, तो हम थोड़ा सा इस टाइम डायबिटीज़ का बहुत मामला चल रहा है तो हम इंसुलिन हार्मोन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंसुलिन के अति स्रावण
से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। इस अवस्था को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। इस स्थिति में शरीर की कोशिकाएं रुधिर से अधिक मात्रा में ग्लूकोज ग्रहण करने लगती है। रोगी थकावट महसूस करता है, देखने की शक्ति कम होने लगती है, शरीर में ऐंठन होना इसका मुख्य लक्षण है। अब हम अपनी नेक्स्ट ग्रंथि पर बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। प्रत्येक वृक्क के अग्रसिरे पर एक टोपी नुमा पीले भूरे रंग की अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। इन ग्रंथियों का निर्माण भ्रूण की मेसोडर्म एवं एक्टोडर्म द्वारा होता है। प्रत्येक ग्रंथि का वजन लगभग 4 से 6 ग्राम होता है। इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग मेड्यूला कहलाता है। इस ग्रंथि के चारों तरफ संयोजी ऊतक का बना महीन खोल होता है। वयस्क व्यक्तियों में इस ग्रंथि को जीवन की बुद्धिमानी भी कहते हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट हम ग्रंथि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो है वृषण। वृषण एक नर जनन ग्रंथि है। नर में वृषण की अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं अंतःस्रावी प्रकृति की होती हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। अंतराली कोशिकाओं के द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन व एंडोस्टेरोन, जो कि स्टेरॉयड हार्मोन है, का स्त्रावण होता है। इन हार्मोनों पर नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के LH या ICSH के द्वारा होता है। एंड्रोजन हार्मोन नर में द्वितीय लैंगिक लक्षण के विकास हेतु जिम्मेदार होते हैं। इनके द्वारा नर में वृषण कोश, मूंछ आना, भारी आवाज़ होना, शरीर पर बालों का होना तथा मैथुन इच्छा का विकास होना आदि कार्य संपादित किए जाते हैं। यौवनावस्था से पूर्व वृषणों को शल्य क्रिया द्वारा हटा देने को जनदनाशन या बधियाकरण कहते हैं। इसके कारण नर हार्मोन का स्त्रावण कम हो जाता है और व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं हो पाता है। पशुपालन में बधिया मुर्गे व बधिया घोड़े उत्पन्न करने में इस क्रिया का उपयोग किया जाता है। ऐसे प्राणी सरल स्वभाव के होते हैं, इससे इनका प्रबंधन सुगम हो जाता है। अंडाशय। अंडाशय एक मादा जनन ग्रंथि है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसमें 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। नंबर 1 एस्ट्रोजन। ये हार्मोन ग्राफियन पुटकों द्वारा स्रावित होता है। इस हार्मोन द्वारा मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, क्लाइटोरिस, स्तनों आदि का विकास होता है। आवाज़ का बारीक होना, मासिक चक्र का प्रारंभ होना, नितंब भारी होना, शालीनता एवं मैथुन इच्छा जागृत होना इत्यादि इसका विकास इसी हार्मोन के कारण होता है। नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस हार्मोन का स्रावण अंडाशयों में अंडोत्सर्ग के पश्चात विकसित पीले रंग की ग्रंथि कार्पस ल्यूटियस द्वारा होता है। कार्पस ल्यूटियम का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के ल्यूटिनाइजिम हार्मोन के द्वारा होता है। इस हार्मोन के स्रावण से स्त्रियों में स्तनों का विकास, दुग्ध ग्रंथियों की वृद्धि एवं सक्रिय गर्भधारण के लिए आवश्यक संरचनात्मक व कार्यकीय परिवर्तन, गर्भाशय की भित्ति में रुधिर परिवहन का बढ़ना आदि होता है। नंबर 3 रिलैक्सिन। इस हार्मोन का स्रावण कार्पस ल्यूटियम के द्वारा किया जाता है। इसका कार्य प्रसव क्रिया के समय प्यूबिस सिम्फोसिस
के जोड़ में शिथिलता लाना है, अतः ये हार्मोन शिशु जन्म में सहायक है। एस्ट्रोजन हार्मोन के अल्प स्राव के कारण मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में कमी तथा मासिक चक्र में अनियमितता हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन के अतिस्रावण से अनियमित मासिक चक्र अवस्था उत्पन्न हो जाती है व अत्यधिक मात्रा में लंबे समय तक स्राव से कैंसर तक का भी खतरा हो सकता है।